जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड सिविक्स का अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर जो 4 है आपका वो है कानून की समझ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कानून की समझ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको आज हम समझेंगे और मैं आप लोग को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं कानून की समझ चैप्टर की, वो सभी आपके ये सभी अभ्यास के प्रश्न पूर्ण तरीके से आप लोग समझ भी लोगे और आपको वीडियो को देखते के साथ ही याद भी हो जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। क्या कह रहा है कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, यानी कि कानून जो होती है उनका शासन क्या होता है। एक आपको उदाहरण भी देना है। तो देखिए उत्तर में आपको क्या लिखना है। कानून के शासन का अर्थ है कि देश के सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या वर्ग के हो, छोटे हो या बड़े हो, ऊंचे हो या नीच जाति के हो, सभी पर कानून समान रूप से लागू होता है। यानी कानून के शासन से आप लोग क्या समझे, कानून के शासन से आप लोग यह समझ जाना कि देश के कोई भी नागरिक हो, चाहे राजा हो, गरीब हो, उच्च जाति के हो, निम्न जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए जब समान कानून लागू होता है। आप लोग देखे होंगे जो कानून है सभी के लिए समान लागू होता है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसके लिए कानून लागू नहीं होगा और अमीर है तो उसके लिए कानून लागू नहीं होगा। सभी के लिए कानून बराबर लागू होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जैसे यहाँ उदाहरण की बात करें तो बड़े नेता जैसे लालू यादव, अनंत सिंह इत्यादि पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जेल में अभी भी वो हैं। यानी कि आपको बता दें कि बड़े बड़े नेता भी जेल जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कितने लोग सोचते होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री लोग हैं ये सब गलत करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। चाहे भारत के कोई भी नागरिक हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे राष्ट्रपति भी हो, अगर वो गलत करता है तो उसके लिए भी कानून है, ना कि सिर्फ हम लोग के लिए। लोकतंत्र में कहा गया है कि सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत के कोई भी नागरिक हो। यानी सब के लिए जब समान कानून लागू हो तो उसे कानून के शासन कहते हैं। और उदाहरण भी आपको बता दें कि बड़े नेता भी जेल जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि अगर भारत में हमको कोई कानून बनाना है तो उसके क्या प्रक्रिया रहता है, इसके बारे में आपको बता देना है। तो देखिए भारत में कानून बनाने का कार्य देश की संसद करते हैं। क्या करते हैं, सांसद जो होते हैं वो सभी कानून बनाने का कार्य करते हैं। अब कैसे करते हैं जो आप लोग समझेंगे। पहले जनता के बीच किसी कानून को बनाने के लिए चर्चा एवं बहस होती है। सबसे पहले जब हम लोगों को कोई कानून लागू करवाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले खुद में आप लोग चर्चा करते हैं। फिर सरकार द्वारा सदन में कानून के संबंध में विधेयक पेश किया जाता है। यानी इस बात को संसद में रखा जाता है कि ये नियम, ये मतलब जो नियम है या कानून, इसको लागू कराया जाए। फिर या तो विधेयक पारित किया जाता है या रद्द किया जाता है। एक सदन से पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर उसमें नहीं पास हुआ तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में चर्चा या बहस के बाद आवश्यक संशोधन के बाद उसे पारित कर दिया जाता है। और जब उस सांसद वाले जो आपके मुख्य सचिव हैं उसके सांसद के, उनको अगर ये जो कानून है आप लोग लागू करवाना चाहते हो वो उनको अच्छे लगेंगे तो आवश्यक संशोधन के बाद और उसमें जो उसके सरकार के हिसाब से जो उसमें संशोधन होना चाहिए उसके बाद संशोधन करके वो क्या कर देगा, उसको पारित कर देगा। फिर उस विधेयक से राष्ट्रपति सहमत होकर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि सांसद अगर पास कर दिया तो कानून लागू होगा। उसके बाद भी एक प्रोसेस क्या है कि उस पर राष्ट्रपति उससे सहमति दे देंगे कि हाँ यह कानून सही है, तब वह कानून लागू हो जाएगा, चाहे वो कोई भी कानून हो। तीसरा जो आपका इस अभ्यास के प्रश्न में क्वेश्चन है वो है कि आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों। कह रहा है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो आप लोग का कुछ तो मतलब दिमाग में सोचते होंगे कि जो ये शिक्षा के अधिकार है कानून, इसमें किन किन बात को और शामिल करना चाहिए और क्यों। तो देखिए हमारे विचार से जो है वो शिक्षा के अधिकार कानून के निम्नलिखित बातों को शामिल करना चाहिए। सबसे पहला बात कि प्राथमिक विद्यालय गांव से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
पहला जो पॉइंट बताया जा रहा है कि शिक्षा में क्या लागू होना चाहिए कि प्राथमिक जो विद्यालय होना चाहिए गांव से मात्र 1 किलोमीटर की दूर पर होना चाहिए। अगर कम दूरी रहेगा तो बच्चा तुरंत चले जाएंगे। अगर जब स्कूल दूर पे होंगे, मान लिया जाए 10 किलोमीटर दूर, तो बच्चा तो थक कर चलने में ही थक जाएगा, तो वो जाकर पढ़ेगा क्या। यानी कि विद्यालय कितने किलोमीटर पर होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। दूसरा जो हमको शिक्षा के लिए उचित लगा वो है कि भवन सुरक्षित और हवादार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्कूल बनवा दिए और स्कूल में कहीं से हवा नहीं जा सकता, ना वो सुरक्षित है बच्चों के लिए, उसके बगल में तलाई है, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी कि भवन कैसा होना चाहिए, सुरक्षित और हवादार होना चाहिए। तीसरा है कि शिक्षकों को अपराह्न का भोजन बनवाने और खिलाने से मुक्त रखा जाए ताकि वह पढ़ाने पर अधिक ध्यान दें। आप लोग देखोगे कि प्राथमिक विद्यालय में तो पढ़ाई लिखाई करवाते नहीं हैं, शिक्षक क्या करते हैं, सिर्फ खाना बनवाने पे ध्यान देते हैं। तो हम इस कानून से मतलब ये जो नियम है इससे मैं मतलब मुक्त होना चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी शिक्षकों को भोजन बने या नहीं बने उससे कोई उसको लेना देना नहीं रहना चाहिए। वो बच्चों को पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए शिक्षकों को, ना कि भोजन ही बनाने में रह गए, बनवाने में रह गए, तो ये गलत चीज़ है। यानी कि शिक्षा को किस लिए बहाल किया गया है, पढ़ाने के लिए। अब खाना थोड़े बनवाने के लिए उन लोगों को बहाल किया गया है, लेकिन आजकल क्या शिक्षक करते हैं, खाना बनवाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सब स्कूल में दिक्कतें हैं जिनको शामिल करना चाहिए। ये दिक्कत जो है इसको हटा देना चाहिए और नए नियम कानून लागू करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि ग्राम पंचायत के मुखिया ध्यान रखे कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे विद्यालय जाएं। यानी कि जो हमारे पंचायत में मुखिया बनाए जाते हैं हम लोगों के द्वारा, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि 14 वर्ष से जो कम आयु के सभी बच्चे हैं उनको क्या विद्यालय जाना चाहिए, और नहीं जा रहा है तो उसको फोकस करके उसके गार्जियन को दबाव देकर भिजवाएंगे। यही था आपके शिक्षा के अधिकार कानून में बात को शामिल करना। अगर ये बात शामिल कर दिया जाएगा शिक्षा में अभी, तो जितने भी विद्यालय हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे और शिक्षा में सुधार हो सकती है। ठीक, इसके बाद आपका अभ्यास के प्रश्न उत्तर में चौथा प्रश्न है कि अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार ना हो तो आम लोग क्या करना चाहिए। देखिए, सरकार कभी कभी क्या करता है, कुछ ऐसा नियम कानून लागू कर देता है जिससे मतलब लोगों को नफरत रहती है। जैसे अभी क्या कर दिया, इंडियन आर्मी के लिए अग्निवीर लागू कर दिया, तो इससे क्या है, जनता नाराज होकर क्या किया, मात्र 4 साल का आप अगर नौकरी दे रहे हो तो इस पे क्या कर रहे हैं जनता, ट्रेन लोग लहका रहे हैं। तो ये सब लड़का लोग का भी गलती है कि ट्रेन नहीं लहकाना चाहिए। आप कागजी लड़ाई लड़िए ना, सरकार से आप जीत सकते हो, कागज़ की लड़ाई लड़िए। हाँ, तो ये नियम, कुछ ऐसे नियम सरकार लागू कर देते हैं, अगर वो ऐसा कर दे तो आप लोग क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी स्थिति में लोगों को चाहिए कि वे अपने प्रतिनिधि से मिले और उससे अनुरोध करें कि सदन में इस बात को उठावे। देखिए, आप लोग कोई ना कोई नेता चुने रखे होंगे, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में एक नेता चुन रखे होंगे कि हाँ हमको कोई दिक्कत होगा तो इस नेता को बोलेंगे तो मेरा ये बात सोल्व हो जाएगा, ये मैटर सोल्व हो जाएगा। तो उसी प्रकार से नागरिक या हमारे जितने भी देश में नागरिक हैं वो सभी उनके क्या होते हैं, नेता होते हैं। तो ये नेता लोग को बात आप बताइएगा कि हम लोगों को ये नियम अच्छा नहीं लगा सबसे पहले, फिर वो नेता क्या करेंगे, सदन में रखवाएंगे, उस बात को उठवाएंगे। उसके बाद उस कानून के विरोध में सभा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आप लोग धरना देंगे। इतना पर भी अगर सरकार नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो आप उपवास पर बैठेंगे। और यदि कोई उपाय कारगर आपको नहीं लगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ही सरकार को न चुनते हो, अगला बार से सरकार को नहीं चुनेंगे, नया प्रतिनिधि को ला देंगे ताकि हमारा ये कानून को रद्द कर देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे चौथा प्रश्न का उत्तर। ठीक, अब आप पांचवा जो आपके सामने अभ्यास का प्रश्न उत्तर है कि मान लीजिए, कह रहा है क्या कि मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक महिला संगठन, एक संगठन है, क्या संगठन का नाम है, प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य हैं। मान लीजिए उसका आप सदस्य हैं और आप बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। तो इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखे। ज्ञापन लिखना का मतलब क्या हुआ, आवेदन पत्र आपको लिखना है जिससे शराबबंदी के कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो। यानी कि शराबबंदी अगर हो जाएगा तो इससे क्या लाभ होगा, इसकी आवश्यकता के बारे में बताया गया हो मुख्यमंत्री को। तो अगर हमको एप्लीकेशन लिखना रहेगा तो इस प्रकार से लिख देंगे, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राज्य सरकार बिहार,
विषय क्या लिखना है कि शराबबंदी कानून बनवाना। तो लिखेंगे कि मान्यवर महोदय जी, आपसे अनुरोध है कि बिहार राज्य में शराबबंदी कानून बनवाना और लागू करवाना आवश्यक हो गया है। गरीब परिवारों को इससे बड़ी असुविधा हो रही है। घर का मुखिया जो भी आय अर्जित करता है उसे शराब पर व्यय कर देते हैं। बात सही है। कितने गरीब जो लोग होते हैं वो दारू पी जाते हैं। जितना भी, अगर 200 ही आज कमाए तो उसमें 150 का वो दारू पी जाएगा। तो बताइए उसका परिवार का रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो इस स्थिति में हम लोग जो मुख्यमंत्री उनके पास आवेदन लिखेंगे ताकि शराबबंदी लागू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि घर का मुखिया जो भी आय अर्जित करता है उसे शराब पर व्यय कर देता है। घर में खाने का सामान नहीं खरीदता है, उल्टे रात में नशे की हालत में आता है और खाना मांगता है। अगर खाना नहीं उसको मिलेगा, अब खाना कहाँ से मिलेगा, आप कमाए और दारुए पी गए। तो आप घर में जब देंगे ही नहीं आए तो वो किस चीज़ से खिलाएगा आपको। तो मजबूरी में खाना ना देने पर क्या करेंगे, पत्नी को पीटता है। पिया को लोग क्या करेगा, पत्नी को पीटेगा जब उसको खाना नहीं मिलेगा। तो साथ में बच्चों को भी पीटने लगता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना के साथ हम कहना चाहते हैं कि गरीबों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप लोग शराबबंदी जो कानून है उसको बनवाएं और यथाशीघ्र उसे लागू करवाने की कृपा करें। आज जो दिनांक है आज वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे दिनांक आप, और जो आपका नाम हुआ, आपका प्रिय, मेरा नाम हुआ ऋतिक रोशन सिंह, तो मैं लिख दिया ऋतिक रोशन सिंह। आपका जो भी नाम हो नाम लिख दीजिएगा। और सदस्य जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध सदस्य न संगठन था तो वही रहेगा। और जो जहाँ आपका घर होगा वहाँ लिख देंगे। और पिन कोड 801303 मेरा है तो मैं 801303 लिख दिया। उसी प्रकार आप लोग पिन कोड लिख देंगे। तो ये हुआ 5वें प्रश्न का उत्तर। आप लोग 5वें प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, 5वें प्रश्न के उत्तर। अब हम 6ठे प्रश्न जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है उसको हम समझ लेते हैं। जी हाँ, इस अध्याय के आखिरी प्रश्न है, अगर 6ठा जो प्रश्न है वो है कि अगर राजस्व कर्मचारी किसको कहते हैं, पटवारी को कहते हैं। तो अगर राजस्व कर्मचारी यानी कि पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून ना हो तो आम लोग को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता। तो देखिए, अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून ना होता तो आम लोग को इसके लिए शहर जाना पड़ता, अदालत के चक्कर लगाने पड़ते, खमियाजा भुगतना पड़ता। ऐसा करना उनके लिए शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से कष्टप्रद होगा। देखिए, अगर पटवारी नहीं रहते तो हम लोग कहाँ जाते, ब्लॉक घूरना पड़ता। पटवारी क्या होते हैं, गांव में होते हैं, तो वो ज़मीन दर्ज कर लेते हैं। तो हमको सुविधा जब गांव में ही मिल रहा है तो हम किस लिए बाहर जाएंगे। बात सही है। उससे परेशानी होगा, आपका शारीरिक भी परेशानी होगा और आर्थिक रूप से भी आपको परेशानी होगा। तो ऐसा करना उनके लिए शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से क्या है, कष्टप्रद होगा। पैसा का अनुचित खर्च भी होगा अलग और शारीरिक परेशानी भी अलग होगी। जबकि पटवारी के पास अगर हम जमीन दर्ज करवाएंगे तो कानून से ग्रामीणों को हर प्रकार का सुविधा मिल जाएगा और वह भी गांव में ही मिलेगा, ना कि उसको भाड़ा लगाकर शहर जाना पड़ेगा और 2-3 जगह उसको घूरना पड़ेगा। गांव में आपको सुविधा है, अगर पटवारी हैं तो आपको ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा, पटवारी रहते हैं गांव में। तो इस अध्याय के जितने भी ये 6 प्रश्न थे, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तब हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और इसके साथ साथ आप अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन लोग भी इस वीडियो के माध्यम से ये 6 प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ।